वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। क्लास 10th के एसएसटी का थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएसटी में आपके जो हिस्ट्री में है ना, 3 ही चैप्टर आ रहे हैं और तीनों चैप्टर 1 बाय 1 हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए हैं। आज हम लेके आए हैं थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये वो क्वेश्चन आंसर है जिसके बारे में आप बिल्कुल ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ना वो आप पढ़ लीजिए। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं जाने वाला। जब आप लर्न करते हो ना तो आपको अगर ये कोई गारंटी देता है कि भाई इनसे बाहर नहीं जाएगा तो लर्न करने में मजा आता है, तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए हैं वो भी इंक्लूड किए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर का ये सिलसिला। जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो ना तो हमेशा ध्यान रखा करो कि पॉइंट टू पॉइंट उसको उसी टाइम लर्न कर लो। जितना ज्यादा आप पॉइंट से लर्न करोगे ना, आपको लिखने में भी आसानी होगी, आपका उत्तर भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगा, ताकि जो चेक करने वाला होगा वो भी उसमें इंटरेस्ट से चेक करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है 17वीं शताब्दी में हुए विभिन्न प्रकार के वैश्विक आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक अमेरिका से। Give 2 examples of different types of global exchanges which took place in the 17th century, choosing one example from Asia and one from the America. तो एशिया और अमेरिका से अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्या उदाहरण हैं? पहला उदाहरण है सिल्क रूट, जो हम एशिया से दे सकते हैं। पहला उदाहरण एशिया से दिया जा सकता है, जो हमने सिल्क रूट पूरे मैप के साथ पढ़ा था। रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्रॉस सांस्कृतिक यानी अंतर सांस्कृतिक व्यापार और दुनिया के दूर के हिस्सों के बीच संपर्क का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। रेशम मार्ग नाम इस मार्ग के साथ पश्चिम की ओर जाने वाले चीनी रेशम के महत्व को इंगित करता है। मतलब चीन से रेशम का निर्यात बहुत ज्यादा होता था, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था और इसीलिए इन राज्यों का इन मार्गों का नाम जो है वो रेशम मार्ग पड़ गया। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हमेशा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि व्यापारी अगर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां अपने नेटिव प्लेस की भाषा लेके जाते हैं, अपना भोजन लेके जाते हैं, अपनी संस्कृति लेके जाते हैं। क्योंकि आज की तरह तो है नहीं कि आप गए, अपनी मीटिंग खत्म की और वापस आ गए, है ना। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे कहीं रुकना हो तो भी चलता है। आपको पास आने जाने के साधन बहुत है, परिवहन के साधन बहुत है। आज के जैसा टाइम नहीं था, उस समय टाइम अलग था। उस समय सालों सालों तो वो यात्रा करते थे, महीनों किसी एक जगह रह के और व्यापार करते थे। तो ऐसे में एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मेल मिलाप बहुत ही शानदार तरीके से होता था। प्रारंभिक ईसाई मिशनरियों ने लगभग निश्चित रूप से इस मार्ग से एशिया की यात्रा की, जैसा कि कुछ सदियों बाद प्रारंभिक मुस्लिम प्रचारकों ने भी किया था। So the following exchanges are example of cross-culture exchanges from Asia and America. The Silk Route, which is the first example from Asia. The Silk Routes are a good example of cross-cultured trade and connectivity between distant part of the world. The name Silk Route points that the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. Trade and cultural exchanges always went hand in hand. Early Christian missionaries almost certainly traveled in this route to Asia, as did the early Muslim preachers a few centuries later. तो वहां से न सिर्फ व्यापार का आदान प्रदान हुआ, बल्कि संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, धर्म का आदान प्रदान हुआ, ठीक है ना। तो ये एशिया का एग्जाम्पल है। आप अगर क्वेश्चन आंसर जो है नोट करना चाहते हो तो आज हम आपको मौका दे रहे हैं। आप वे टू वे लगातार इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको लिखने में या याद करने में आसानी रहे। चले शुरू करें। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण अमेरिका से है, जो हमने फूड ट्रैवल के दौरान पढ़ा था। वो भोजन जो आज हमारे मुख्य आहार का हिस्सा है, जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी, ये हमारे पूर्वजों को तब तक ज्ञात ही नहीं थे जब तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की आकस्मिक खोज नहीं कर ली थी। इन खाद्य पदार्थों ने नए महाद्वीप की इस खोज के बाद ही इसे यूरोप और बाकी दुनिया में पहुंचाया। Food from America, the food that is part of our staple diet
today, like potatoes, soya, groundnut, maize, tomatoes, chili, sweet potatoes, etc., we were not known to our ancestors until the accidental discovery of the America by Christopher Columbus. These foods only made it to Europe and the rest of the world after this monumental discovery of the new continent. ठीक है, तो ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं कि पूर्व आधुनिक दुनिया में बीमारी के वैश्विक हस्तांतरण ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में कैसे मदद की। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो कॉलोनी बन गया। अमेरिका बहुत बड़ा देश था, तो ऐसे में क्या हुआ, या बीमारी की वजह से कैसे अमेरिका जो है वो उपनिवेश बन गया, ये बताना है इसमें। पूर्व आधुनिक दुनिया में बीमारी के वैश्विक हस्तांतरण ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में मदद की थी। इसका कारण ये था कि मूल अमेरिकी उन बीमारियों से प्रतिरक्षित नहीं थे जो यूरोप में बसने वाले अपने साथ लाए थे। देखिए, कोई बीमारी जो होती है वो हमें लगती रहती है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी क्रिएट कर लेती है, प्रतिरक्षा का जो सिस्टम है वो तैयार कर लेती है। लेकिन एक बीमारी जो हमारे यहाँ है ही नहीं, उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कैसे आएगी, नहीं आएगी ना। तो सेम चीज कही जा रही है कि अमेरिकियों में कुछ सर्टेन बीमारियों के लिए प्रतिरक्षा नहीं थी, लेकिन यूरोप के लोगों में थी। तो हुआ ये था कि सदियों के जोखिम के कारण यूरोप के लोग जो है वो चेचक जैसी बीमारियों के प्रभाव से कुछ हद तक प्रतिरक्षित थे, लेकिन मूल अमेरिकियों के पास इस बीमारी के खिलाफ ऐसा कोई बचाव नहीं था, क्योंकि वो पुरानी दुनिया की बीमारियों से अलग थलग थे। आपको पता है अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है बहुत अलग थलग था। इस तरह चेचक के कीटाणुओं से युक्त वस्तुओं को दोस्ती के उपहार के रूप में देकर मूल निवासी पर जैविक युद्ध का अभ्यास किया गया। आग्नेयास्त्रों का सहारा लिए बिना पूरी जनजातियों और समुदायों का सफाया करने में ये बीमारी बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हुई। The global transfer of disease in the pre-modern world helped the colonization of the America. The reason was that Native Americans were not immune to the diseases that the European settlers brought with them. The Europeans were to a certain extent immune to the effect of the disease, like smallpox, due to centuries of exposure. But the Native Americans had no such defense against this disease, as they were isolated from disease native to the old world. At times, settlers deliberately practiced biological warfare on the native by giving items laced with smallpox germ as gift of friendship. The disease was far from effective in wiping out entire tribes and communities without having a resort of firearms. अगला क्वेश्चन है, आपको नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है कुछ सर्टेन टॉपिक्स पर। और पहला टॉपिक ये है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश द कॉर्न लॉज। वो जो मकई कानून बना था उसको समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार का निर्णय क्यों लिया गया, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मकई कानूनों को समाप्त करने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय आम जनता के दबाव के कारण था, जो भोजन की ऊंची कीमत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से कृषि उत्पादों की सस्ती आमद से नाखुश थे। नतीजन कई अंग्रेज किसानों ने अपना पेशा छोड़ दिया और कस्बों और शहरों में चले गए, कुछ विदेश चले गए। इससे अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक कृषि और तेजी से शहरीकरण हुआ, जो औद्योगिक विकास की एक शर्त थी। तो यानी इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटेन की जो कृषि जनित अर्थव्यवस्था थी उसको गहरा आघात पहुंचा था। The British government's decision to abolish the corn law was due to pressure from the landed groups who were unhappy with the high price of food and the cheap inflow of agricultural products from Australia and America. As a result, many English farmers left their profession and migrated to towns and cities. Some went overseas. This indirectly led to a global agriculture and rapid urbanization, a prerequisite of the industrial growth. तो इस वजह से मकई कानून को हटाना पड़ा। फिर अफ्रीका में रिंडरपेस्ट किस तरह से आई, जो पशुओं का प्लेग था वो कैसे आया।
कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट इन अफ्रीका। 1880 के दशक के अंत में रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, जो एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, वो अफ्रीका पहुंची। इसका लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ा। क्या भयानक प्रभाव पड़ा? ये पूर्वी अफ्रीका में शुरू हुआ और जल्दी ही पूरे महाद्वीप में फैल गया। 5 वर्षों के भीतर यह केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, वहां तक पहुंच गया था, जिसके द्वारा अफ्रीका के उस हिस्से में 90% मवेशियों की आबादी मर गई थी। अच्छा, अफ्रीका में क्या था कि ज्यादातर जो था वो एनिमल हस्बेंड्री का ही काम था, मतलब मवेशी पालते थे ज्यादातर लोग। ये पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला करने वाले इटालवी सैनिकों को खिलाने के लिए ब्रिटिश एशिया से आयातित संक्रमित मवेशियों के माध्यम से फैल गया। अब ये प्लेग आया कहां से? पूर्वी अफ्रीका में जो इटालवी सैनिक थे उनको खिलाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से मांस भेजा गया था और उस मांस में इसके कीटाणु थे, तो वहां से ये पूरे अफ्रीका में फैला। इस स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हुए उपनिवेशवादी राष्ट्रों ने क्या किया? अफ्रीकियों को श्रम बाजार में मजदूरी करने के लिए दुर्लभ वस्तु पशु संसाधनों पर एकाधिकार कर लिया और अफ्रीका पर विजय प्राप्त की और उसे उन्हें अधीन कर लिया। अब ज्यादातर जो मर गए जानवर और जो बचे खुचे जिंदा रहे उनको इन उपनिवेशवादियों ने अंडर में कर लिया। अब बेचारे अफ्रीकियों के पास करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। जब कुछ रहा नहीं तो उनको मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया और अपने अंडर में कर लिया उन्होंने। रिंडरपेस्ट के प्रभाव के कारण, अपनी आजीविका के नुकसान के कारण अफ्रीकियों को मजदूरी के लिए काम करने को मजबूर होना पड़ा था। रिंडरपेस्ट, a fast spreading disease of cattle plague, arrived in Africa in late 1880s. It had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. It started in East Africa and soon spread to the other parts of the continent. Within 5 years, it reached the Cape of Good Hope, Africa's southernmost tip, by which it had killed 90% of the cattle population in that part of Africa. It spread through infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. Using this situation for their advantage, colonizing nations conquered and suburban South Africa by monopolizing scarce cattle resources to force Africans into the labor market. The Africans were forced to work for a wage due to the loss of their livelihood due to the effect of Rinderpest. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की जो मौत हुई और कमी हुई उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा on a massive scale. To fight such a war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on the large ships and trains. The scale of death and destruction was unlike any other conflict in the modern era. Most of the killed and maimed were men of working age. The deaths and injuries of these men drastically reduced the able-bodied workforce in Europe. Within fewer members within the family, household incomes declined after the war. Thus, women stepped in to do the jobs that were earlier done by men. It increased the role of women, led to a demand for equal status in society. It made the feminist movement even stronger. तो ये इतने सारे इम्पैक्ट हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। प्रथम विश्व युद्ध क्या था? पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसने बड़े पैमाने पर मशीन गनों, टैंकों, विमानों, रासायनिक हथियारों इनके प्रयोग को देखा। इस तरह के युद्ध में लड़ने के लिए दुनिया भर से लाखों सैनिकों को भर्ती करना पड़ा और बड़े जहाजों और ट्रेनों में उनको वहां पर ले जाया गया। मृत्यु और विनाश अब तक के किसी भी युद्ध में से सर्वाधिक थे, मतलब बहुत ज्यादा लोग मारे गए और अपंग होने वाले अधिकांश कामकाजी उम्र के पुरुष थे और इन पुरुषों की मृत्यु और चोटों ने यूरोप में सक्षम कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी की। परिवार में कम सदस्यों के भीतर युद्ध के बाद घरेलू आय में गिरावट आई।
इस प्रकार महिलाओं ने उन कार्यों को करने के लिए कदम बढ़ाया जो पहले सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाते थे। इससे क्या हुआ, इससे महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई और समाज में सम्मानजनक स्थिति उनको मिलने लगी। इसने नारीवादी आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया था। अगला पॉइंट जिस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, नोट लिखना है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और विनिर्माताओं का आयातक बन गया था। भारत में महामंदी का प्रभाव विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में महसूस किया गया। ये स्पष्ट था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में घनिष्ठ रूप से एकीकृत हो रही थी, यानी कि उनसे मिल रही थी, लगभग एकीकरण हो रहा था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था कोई ज्यादा अलग अलग चीजें नहीं थी, ठीक है। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और कृषि वस्तुओं का निर्यात करता था और निर्मित वस्तुओं का आयात करता था। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय कीमतें जो प्रभावित हुई, वैसे ही भारत में भी कीमतें घटी। 1928 और 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट देखी गई थी। In the 19th century, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufactures. The impact of the Great Depression in the India was felt especially in the agricultural sector. It was evident that the Indian economy was closely becoming integrated into the global economy. India was a British colony and exported agricultural goods and imported manufactured goods. As international prices crashed, so did the prices in India. The wheat price in India fell by 50% between 1928 to 1934. फिर है एशियाई देशों में उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कैसे निर्णय लिया या क्या निर्णय लिया। द डिसीजंस ऑफ MNCs और मल्टीनेशनल कंपनीज टू रीलोकेट प्रोडक्शन टू द एशियन कंट्रीज। चीन जैसे एशियाई देशों में मजदूरी बहुत कम थी, मतलब मजदूरी उनको कम मिलती थी। इस प्रकार वे विश्व के बाजारों पर हावी होने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य या लक्ष्य बन गए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जहां मजदूरी कम होती है, जहां के लोग सस्ते, जो लेबर जहां मिल जाती है, वहां काम करना और अपनी चीज का प्रोडक्शन करना बहुत इजी होता है, ठीक है ना। तो ये चीन और भारत ऐसे देश है जहाँ की जनसंख्या कम थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी लेकिन मजदूरी बहुत कम थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बन गए। कम मजदूरी वाले देशों में उद्योग के स्थानांतरण ने विश्व व्यापार और पूंजी प्रवाह को प्रेरित किया। क्या होता है प्रवाह, ये हम अगले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। एशियाई देशों में उत्पादन को स्थानांतरित करने के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्णय का प्रभाव क्या क्या था? एक तो इसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए श्रम का एक सस्ता स्रोत दे दिया, मतलब उनको चीप लेबर मिलने लगा था। इसने विश्व व्यापार को प्रोत्साहित किया और एशियाई देशों में पूंजी प्रवाह में वृद्धि की। एशियाई देशों में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आने लगा और स्थानीय आबादी के पास अब उनके लिए अधिक रोजगार के अवसरों की संभावनाओं के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं का भी ज्यादा विकल्प आ गया था, ठीक है ना। ये इसके प्रभाव पड़े थे कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग आके कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, तो उसका इफेक्ट है ये। Wages were relatively low in Asian countries like China, thus they become lucrative destinations for investment by foreign MNCs competing to dominate world markets. The relocation of industry of low wage countries stimulated world trade and capital flow. Impact of MNC's decision to relocate production in Asian countries was follows. First, it provided a cheap source of labor for MNCs. Second, it stimulated world trade and increased capital inflow in the Asian countries, and the local population now had a greater choice of goods and services along with prospectus of ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो बहुत इफेक्ट पड़ा था इस चीज का कि जितना एमएनसीज ने अपना कैपिटल ज्यादा से ज्यादा एशियन कंट्रीज में ट्रांसफर करने की कोशिश की थी तब। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, खाद्य उपलब्धता पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास में से 2 उदाहरण दीजिए। खाद्य उपलब्धता क्या होता है?
फूड प्रोवाइडेशन, है ना, किसी जगह कितना खाने की चीजें उपलब्ध होती है उसको खाद्य उपलब्धता कहा जाता है। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। बेहतर परिवहन प्रणाली सबसे पहला, उससे क्या हुआ, बेहतर परिवहन प्रणाली ने खाद्य पदार्थों को बिना किसी नुकसान के बाजारों पर समय पर पहुंचाने में मदद की। ठीक है, तेज रेलवे, लाइटर वैगन और बड़े जहाजों ने दूर के खेतों से अंतिम आखिरी बाजारों तक सस्ते और जल्दी से भोजन पहुंचाने में मदद की। ठीक है, और दूसरा रेफ्रिजरेटेड जहाज, उनके विकास ने लंबी दूरी पर खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन को सक्षम किया कि अब उसको स्टोर किया जा सकता था। भोजन के लिए जानवरों को शुरुआती बिंदु पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में मार दिया जाता था और फिर जमे हुए मांस के रूप में यूरोप ले जाया जाता था। इससे शिपिंग लागत कम हो गई और यूरोप में मांस की कीमतें कम हो गई। यूरोप में गरीब अब अपने आहार में मांस शामिल कर सकते थे, जो पहले रोटी और आलू के साथ उनको बहुत बोरिंग लगता था। Improved transportation system is the first example. Improved transportation system helped the food get delivered on time to the markets without any harm. Faster railways, lighter wagons, and larger ships helped move food rapidly, cheaply, and quickly from faraway farms to final markets. Then the second is refrigerated ships. The development of refrigerated ships enabled the transports of perishable foods over long distance. Animals were slaughtered for food at the starting point in America, Australia, or New Zealand and then transported to Europe as frozen meat. This reduced shipping cost and lowered meat prices in Europe. The poor in Europe could now add meat to their diet, which was monotonous with only bread and potatoes. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए युद्ध के बाद एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की स्थापना की गई 1944 में। उसी को क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, ठीक है ना, ये नाम आपको स्पेशली याद रखना है कि कौन सा सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र का मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां आयोजित किया गया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अपने सदस्य राष्ट्रों को बाहरी अधिशेष यानी जो एक्स्ट्रा है, सेविंग्स है और अगर कमी है उन सब से निपटने के लिए क्या किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, जिसको हम आज जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं, उसको पहले पुनर्निर्माण और विकास का अंतरराष्ट्रीय बैंक कहते थे, उसको युद्ध के बाद वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए स्थापित किया और उन्होंने क्या किया, 1947 में वित्तीय संचालन शुरू किया था। In order to preserve economic stability and full employment in the industrial world, the post-war international economic system was established. To execute the same, the United Nations Monetary and Financial Conference. This is the name which you have to learn. United Nations Monetary and Financial Conference was held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. The Bretton Woods Conference established the International Monetary Fund, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, to deal with external surpluses and shortages of its member nations. The International Bank for Reconstruction and Development, ये वर्ल्ड बैंक का पहला नाम है। The International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as the World Bank, was set up to financial post-war reconstruction and they started the financial operations in 1947. तो ये इसी वजह से ये जो दोनों चीजें हैं ना, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनको ब्रेटन वुड सिस्टर्स भी कहा जाता है, ब्रेटन वुड की बहनें कहते हैं इसको। अब हुआ क्या था, इसमें समझौते के तहत मुद्राओं को सोने की कीमत पर आंका गया था, जितनी भी करेंसी थी, और अमेरिकी डॉलर को सोने की कीमत से जुड़ी आरक्षित मुद्रा के रूप में देखा गया।
निर्णय लेने का अधिकार पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों को दिया गया था। आईएमएफ और विश्व बैंक के प्रमुख फैसलों पर अमेरिका का वीटो का अधिकार दिया गया। ब्रेटन वुड्स प्रणाली निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापान के लिए व्यापार और आय के अनूठे विकास का युग खोल दिया था। Under the agreement, currencies were pegged to the price of gold, and the US dollar was seen as a reserve currency linked to the price of gold. Decision-making authority was given to the Western industrial power. The US was given the right to veto over key IMF and World Bank decisions. The Bretton Woods system was based on fixed exchange rates. The Bretton Woods system opened the era of unique growth of trade and incomes for the Western industrial nations and Japan also. तो इस तरह से ब्रेटन वुड्स जो है वो इतना जिसको हम इम्पार्शियल कहते हैं वैसा नहीं था, कहीं ना कहीं पार्शलिटी थी इसमें, लेकिन फिर भी इसने दुनिया के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के भीतर 3 प्रकार के आंदोलनों या प्रवाहों की व्याख्या करो। भारत और भारतीयों को शामिल करने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रवाह का एक उदाहरण खोजें। इसका संक्षिप्त विवरण भी आपको लिखना है। तो ये जो फ्लोज हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था ना कि पूंजी का प्रवाह, कैपिटल फ्लो, वो सब क्या होता है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फ्लोज within the international economic exchange. Find one example of each type of flow which involved India and Indians. Write a short account on it. हर एक फ्लो के बारे में अब हम जानेंगे। पहला है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के भीतर 3 प्रकार के संचालन या प्रवाह होते हैं। व्यापार का प्रवाह, मानव पूंजी का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह या निवेश जिसको कहते हैं। ठीक है ना। The 3 types of movements or flows within the international economic exchange are trade flows, human capital flow and capital flow or investment. अब ये होते क्या हैं ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले होता है व्यापार का प्रवाह। व्यापार का प्रवाह माल में व्यापार जैसे कपड़ा या गेहूं। भारत पूर्व आधुनिक दुनिया में व्यापार का केंद्र होता था और ये यूरोप से सोने और चांदी के बदले वस्त्र और मसालों का हम आयात करते थे। भारत में महीन कपास का उत्पादन किया जाता था और यूरोप को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकीकरण के कारण ब्रिटेन कपास निर्माण के विस्तार, ब्रिटेन में जो है कपड़े का निर्माण होना शुरू हुआ और उद्योगपतियों ने सरकार पर कपास के आयात को प्रतिबंधित करने और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करने का दबाव डाला। इससे क्या हुआ, कपड़ा आयात पर लगाए गए टैरिफ के परिणाम स्वरूप बढ़िया भारतीय कपास की आमद जो है वो घटने लग गई थी। The flow of trade and goods, e.g. cloth or wheat. India was a hub of trade in the pre-modern world, and it exported textile and spices in return for gold and silver from Europe. Fine cotton was produced in India and was exported to Europe. With industrialization, British cotton manufacture began to expand, and industrialists pressurized the government to restrict cotton imported and protect local industries. As a result of the tariff, there were imposed on cloth imports. The inflow of the fine Indian cotton began to decline. ठीक है। दूसरा फ्लो है फ्लो ऑफ लेबर, या जिसको माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है, यानी कि श्रम का प्रवाह या फिर रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन। श्रम के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में विदेशों से खानों, बागानों और कारखानों के लिए गिरमिटिया श्रम प्रदान किया गया। गिरमिटिया यानी कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी। यह अंग्रेजों को औपनिवेशिक प्रभुत्व का एक साधन था। गिरमिटिया मजदूरों को उन संपर्कों के तहत या उन कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम पर रखा गया जिनमें अपने नियोक्ता के बागान पर 5 साल काम करने के बाद भारत लौटने का वादा किया गया। रहने की सिचुएशंस बहुत बुरी थी। मजदूरों को कानून या उससे बहुत कम सुरक्षा थी क्योंकि उनके पास बहुत कम अधिकार थे। In the field of labor in the 19th century, in large numbers, indentured labor was provided for mines, plantation and factories abroad. It was an instrument of British colonial domination. The indentured laborers were hired under contract
who had promised to return to India after working 5 years of their employer's plantation. Living conditions were harsh and workers had little protection from the law, or so because they had little rights. तीसरा फ्लो जो है उसको कहते हैं पूंजी की आवाजाही या फ्लो ऑफ कैपिटल या मूवमेंट ऑफ कैपिटल, या जिसको इन्वेस्टमेंट या निवेश भी कह सकते हैं। अंत में ब्रिटेन ने विश्व युद्ध में वित्त पोषण के लिए, यानी विश्व युद्ध में खर्चा लगा उस खर्चे की भरपाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत ज्यादा कर्जा लिया, और चूंकि भारत एक अंग्रेजी कॉलोनी था इसलिए इन कर्जों का जो है पूरा का पूरा भार भारत पर पड़ गया। विश्व बाजार के लिए खाद्य और अन्य फसलों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और बड़े बागान इसे बैंकों और बाजारों से उधार ले सकते थे, तो इसका भी सीधा सीधा इफेक्ट इंडिया पर पड़ा था। In the end, Britain took a generous loan from the United States to finance the World War. Since India was an English colony, the impact of these loans debt was felt in India as well. अब ये जो क्वेश्चन है कि महामंदी की कारणों की व्याख्या करें, क्या वजह थी कि महामंदी हुई थी, ठीक है ना। जो महामंदी हुई थी, देखिए बड़े वाले क्वेश्चन है तो इनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। तो महामंदी के क्या कारण थे, क्यों जो ग्रेट डिप्रेशन था वो आया था। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहला कॉज था कृषि अति उत्पादन, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नतीजन कृषि की कीमतें बहुत गिर गई, जैसे जैसे कीमतें गिरी वैसे वैसे कृषि में आय भी कम होने लगी। इससे बाजार में माल की मात्रा बढ़ गई और बाजार के हालत जो है वो और खराब होते गए। कीमतों में और गिरावट आई, खरीदारों की कमी के कारण कृषि उपज सड़ने लगा, ठीक है ना। तो ये पहला रीजन है। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन वाज अ मेजर प्रॉब्लम। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल। एज प्राइस फॉल so did agricultural incomes. These increased the volume of goods in the market. The situation got worsened in the market. Prices fall down further. Farm produce began to rot due to the lack of buyers. ये पहला कारण था। दूसरा कारण था 1920 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समृद्धि और उच्च रोजगार आय, इनका एक पूरा साइकिल बन गया था। इससे खपत और मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा रोजगार की अटकलों की प्रवृत्ति हुई, जिसके कारण 1929 की महामंदी 1930 के मध्य तक चली। 1929 में शेयर बाजार बहुत ज्यादा क्रैश हो गए। इसने उन निवेशकों और जमाकर्ताओं में दहशत पैदा कर दी जिन्होंने निवेश और जमा करना बंद कर दिया, और इससे क्या हुआ, इससे कीमतें बहुत कम होने लगी। Prosperity in the US during 1920s created a cycle of higher employment and incomes. It led to a rise in consumption and demands. More investment and more employment created tendencies of speculations, which led to the Great Depression in 1929. Up to the mid-1930s, the stock market crashed in 1929. It created panic among investors and depositors who stopped investing and depositing. As a result, it created a cycle of depreciation. तीसरा कारण है अमेरिकी ऋणों की वापसी ने बाकी दुनिया को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। यूरोप में ये प्रमुख बैंकों की विफलता और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जैसी प्रमुख मुद्राओं के पतन का कारण बना। कुछ बैंक तब बंद हो गए जब लोगों ने अपनी सारी संपत्ति वापस ले ली, जिससे वो निवेश करने में असमर्थ हो गए। कुछ बैंकों ने डॉलर के गिरते मूल्य के बावजूद उसी डॉलर दर पर लिए गए ऋणों को वापस लिया गया, ठीक है ना। The withdrawal of US loans affected the rest of the world in many different ways. In Europe, it led to the failure of the major banks and the collapse of major currencies such as British pound sterling. Some of the banks closed down when people withdraw all their assets, leaving them unable to invest. Some banks called back loans taken from them at the same dollar rate in spite of the falling value of the dollar. ठीक है ना। तो ये कारण थे कि उस समय जो ग्रेट डिप्रेशन है वो आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए G77 देशों को क्या कहा जाता है, और ब्रेटन वुड्स जुड़वा या ब्रेटन वुड्स बहनों की गतिविधियों की प्रतिक्रिया के रूप में G77 को किन तरीकों से देखा जा सकता है।
Explain what is referred to as the G77 countries. In what ways can G77 be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins? कौन है ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड सिस्टर्स? हम ब्रेटन वुड सिस्टर्स किसको कहते हैं? हम ब्रेटन वुड सिस्टर्स कहते हैं जो हमारी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनी थी उनको हम ब्रेटन वुड सिस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के कई हिस्से अभी भी यूरोपीय उपनिवेशिक शासन के अधीन थे और एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में 2 दशक लग गए। जब वो स्वतंत्र हुए उन्हें कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी आदि। अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहने के लिए विकलांग थे। सीधी सी बात है, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया था 1945 में। तो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद क्या हुआ? पहले विश्व युद्ध को जैसे भारत ने झेला, फिर दूसरे विश्व युद्ध को भी भारत ने झेला। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनी था तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को टैक्स तो देना पड़ता था हमें। तो इसकी वजह से हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी वो क्रैश हो गई। और ये जो इकोनॉमी क्रैश हो गई इसको हमें हमारी स्वतंत्रता के बाद किसी न किसी तरह संभालना था। तो इस तरह से हमें जो संभालना था उससे हुआ क्या? उपनिवेशों के रूप में दुनिया के कई कम विकसित क्षेत्र जो पश्चिमी राज्यों का हिस्सा थे, ब्रेटन वुड्स की जो जुड़वा बहनें हैं उन्होंने जो अपनी नीतियां बनाई थी वो ऐसी बनाई थी कि जो वेस्ट पश्चिम के जो औद्योगिक राष्ट्र है ना उन्हीं की भरपाई होती थी, ठीक है ना, उन्हीं की सारी जो है फायदे की बातें सोची जाती थी। तो ऐसे में हमारे जैसे देश जो अभी नए नए आजाद हुए हैं उनके पास ज्यादा है नहीं संसाधन, ज्यादा विकास नहीं हुआ है, उनको क्या करना पड़ा? उनको बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा। ऐसे प्रेशर का सामना करने के लिए ऐसे देशों ने खुद को संगठित किया और इसको नाम दिया G77, ठीक है ना। ये क्या था? ये एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या नियो कहा जाता है, ठीक है ना। और नियोग से उनका मतलब क्या था? ऐसी प्रणाली जो उनके प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण, बहुत सहायता और कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में निर्मित माल की बेहतर पहुंच प्रदान करे, ठीक है ना। तो बाय द नियो दैट मीन द सिस्टम वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, more development assistance, fairer prices for raw material and better access for the manufactured goods to development countries, ठीक है। तो यहां तक ये क्वेश्चन वो थे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सारे बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं ये क्वेश्चंस। जिसमें सबसे पहला जो हम इस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही वो क्वेश्चन मन में आ जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है जो पिछले 50 वर्षों से या उससे भी अधिक समय से उभरा है। ये एग्जैक्ट वो वर्ड्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज एमर्ज्ड फॉर द लास्ट 50 years और सो। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? तो प्राचीन काल में मानव समाज यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों, तीर्थ यात्रियों द्वारा आपस में जुड़े थे जिन्होंने ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति या फिर उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत दूर तक की यात्रा की थी। हाउ वर ह्यूमन सोसाइटीज इंटरलिंक्ड इन एंशिएंट टाइम्स? In ancient times, human societies were interlinked by travelers, traders, priests, and pilgrims who traveled vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment, or to escape persecution, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है सबसे पहले सक्रिय तटीय व्यापार लिंक कौन सा था? तो 3000 ईसा पूर्व से रूप में एक सक्रिय तटीय व्यापार सिंधु घाटी सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा था उसने। As early 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with the present day West Asia. चौथा क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप ये इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं, आपके वन लाइनर्स में भी आते हैं, तो ये आपके लिए याद करने का एक बेहतरीन सोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मुद्रा के एक प्रारंभिक रूप का नाम बताइए।
जिसको हम कौड़ी कहते हैं, हिंदी में कौड़ी या सीपियां भी कहते हैं, उनको मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। द कौड़ीज, द हिंदी कौड़ी और शीशेल्स वर यूज्ड एज फॉर्म ऑफ करेंसी। ठीक है, फिर रोगवाहक कीटाणुओं की लंबी दूरी के फैलाव का पता किस सदी तक लगाया जा सकता है, तो वो 7वीं शताब्दी होगा इसका आंसर। टू विच सेंचुरी द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड, आंसर इज द 7th सेंचुरी। छठा क्वेश्चन है, विश्व के दूर दराज के हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंध का एक उदाहरण बताइए। तो वो क्या था, वो था हमारा सिल्क रूट, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग दुनिया के दूर दराज के हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। मेंशन वन एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। The Silk Route are the good examples of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant part of the world. अब रेशम मार्ग क्या है, या ये नाम आपको क्या मेंशन करता है? रेशम मार्ग नाम रेशम के साथ पश्चिम की ओर जाने वाले चीनी रेशम कार्गो के महत्व को इंगित करता है कि वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। What does the name Silk Route points to? The name Silk Route points to the importance of the westbound Chinese silk cargoes along the route. ठीक है ना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आठवां है, पास्ता को सिसिली कौन ले गया? ठीक है ना, शायद अरब व्यापारी पास्ता को 5वीं शताब्दी के में सिसिली ले गए थे, जो अब इटली में एक द्वीप है। यानी देखिए कहाँ बनना शुरू हुआ था और वो कहाँ तक पहुंचा। ठीक है ना, ये फूड ट्रैवल का बहुत शानदार उदाहरण है। Who took pasta to Sicily? Perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy. Next question is, name the food that were introduced in Europe and Asia after the discovery of America by Christopher Columbus. The food were potatoes, soya, groundnuts, maize, tomato, chili and sweet potatoes. क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद यूरोप और एशिया में पेश किए गए खाद्य पदार्थ कौन कौन से थे? आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंदी। फिर यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? आलू की नई फसलों ने यूरोप में गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव किया, क्योंकि वो बेहतर खाने लगे थे और लंबे समय तक जीवित रहे। आयरलैंड में सबसे गरीब किसान इस पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि 1840 के दशक में जब बीमारी ने आलू की फसल को नष्ट किया तो कई तो भूख से मर गए थे। कितना इंपॉर्टेंट हो गया था उनके लिए आलू। What was the effect of potatoes on the life of poorest in Europe? The new crops of potatoes made a great change in the lives of the poor in Europe because they began to eat better and live longer. In Ireland, poorest peasants became so dependent that when disease destroyed the potato crop in the mid-1840s, thousands died of starvation. अब इसी से रिलेटेड ऐसा ही एक क्वेश्चन और है कि ये महान आयरिश आलू अकाल कब हुआ था और इसके क्या परिणाम? इसको आलू अकाल कहा जाता है। तो ये महान आयरिश आलू अकाल जो था वो 1845 से 1849 के दौरान हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप आयरलैंड में लगभग 1 लाख लोग भूख से मर गए और काम की तलाश में पलायन करने वालों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई। What did the great Irish potato famine take place and when did it take place and what were its results? The great Irish potato famine took place during 1845 to 1849. As a result of it, around 1 lakh people died of starvation in Ireland and double the number emigrated to the in search of the work. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज ने व्यापार और जीवन को कैसे बदल दिया? इसका एक उदाहरण दीजिए। आज जहां पेरू और मेक्सिको में स्थित खानों से कीमती धातुओं विशेष रूप से चांदी उसने यूरोप की संपत्ति को बढ़ाया है, उसने एशिया को अपने साथ व्यापार को वित्त पोषित किया था। तो ये कैसे हो पाया? ये जब अमेरिका की खोज हुई तभी तो हो पाया। Precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia.
अमेरिका के स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? सबसे शक्तिशाली हथियार जो है सैनिक बिल्कुल नहीं थे, ये वही बीमारियां थी जिनके बारे में हमने पिछले क्वेश्चंस में बात की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीमारी दी, लाखों लोग मर गए, और जब लोग मर गए तो फिर वहां पर उन्होंने उस जगह पे कब्जा कर लिया। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स was not a controversial was conventional military weapons at all. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their persons, जो अपने व्यक्तियों पर किए थे। फिर है 19वीं सदी में यूरोप के लोग यूरोप को अमेरिका के लिए क्यों छोड़ गए थे? इसका कारण था कि लोग गरीबी, भूख, रोग, धार्मिक संघर्ष और धार्मिक विरोधियों का उत्पीड़न हो रहा था, यानी ये सब वहां पर प्रॉब्लम्स थी। द रीजंस वर पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड परसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस डिस्टेंसेस। ठीक है, ये सारे रीजंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में चीन और भारत का देशों में क्या स्थान था? तो 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे, और वो एशियाई व्यापार में भी बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट थे, बहुत प्रोमिनेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में 18वीं शताब्दी तक बागान कैसे काम करते थे और वहां क्या उगाया जाता था? बागान क्या होते हैं? देखिए, बागान या प्लांटेशन जिसको हम कहते हैं, एक बड़े से स्थान पर एक ही कमर्शियल क्रॉप को जब उगाया जाता है तो उसको प्लांटेशन कहा जाता है। और वो ज्यादातर क्या कर रहे थे, वो बाजारों के लिए जो है कपास उगा रहे थे और साथ ही साथ शुगर केन भी उगा रहे थे। 17 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदान प्रदान में कौन से 3 प्रकार के आंदोलन या प्रवाह थे? यह हमने पढ़ लिया है, लेकिन आपको यहाँ एक बार नाम याद करवा दूं वापस। व्यापार का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ ट्रेड, श्रम का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ लेबर, और निवेश का प्रवाह या पूंजी का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, तो ये 3 आपको याद रखने हैं, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। The flow of trade, the flow of labor and flow of capital. Next question, state any one region that was responsible for the increase demanded for food grains in Britain in the late 18th century. कोई एक कारण बताइए जो 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में खाद्यान्न की बढ़ती मांग के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी था। तो ऑब्वियसली वो कारण क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। मकई कानून क्या था? व्हाट वाज कॉर्न लॉज एंड उन्हें क्यों पारित किया गया? व्हाई वर दे पास्ड? क्यों ही उनको पास किया गया? सरकार को मकई को आयात पर प्रतिबंधित करने की अनुमति देने वाले कानूनों को मकई कानून के रूप में जाना जाता था। जमींदार समूहों के दबाव में सरकार ने ये कानून पारित किए। तो क्या थे वो? कॉर्न के जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट को बैन करने के लिए कुछ कानून लगाए गए, टैरिफ्स लगाए गए, उनको कहते हैं मकई कानून या कॉर्न लॉज। और वो क्यों लगाए थे सरकार ने? अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट हैड पास दीज लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, mention 2 steps that were taken to meet the increased demand for food in Britain. ब्रिटेन में इतने सारे खाने की जो मांग हो गई थी उसको पूरा करने के लिए क्या 2 कदम उठाए गए उनको बताना है। तो पहला कदम तो ये उठाया गया कि खाद्य उत्पादन का विस्तार करने के लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भूमि को मंजूरी दे दी गई। और दूसरा, नए बंदरगाहों का निर्माण किया गया और कार्गो शिप नए बनाने के लिए पुराने जो कार्गो शिप्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, पंजाब में कैनाल कॉलोनीज क्या थी? कैनाल कॉलोनीज पंजाब में क्या थी वो बताना है। नहर कॉलोनियों में नई नई नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र शामिल थे और इसमें किसानों को स्पेशली लाके बसाया गया था। The canal colonies consisted of areas of irrigated by the new canals. These were settled by peasants from other parts of Punjab. ठीक है, फिर है व्यापार के विस्तार और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ संबंध के किसी एक बुरे गलत प्रभाव का, नेगेटिव इफेक्ट का उल्लेख करना है। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता और आजीविका का बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसको कॉलोनाइज कर लिया गया, उसको यूरोपीय शक्तियों ने विभाजित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट ये एक पशुओं में फैलने वाली, बहुत तेजी से फैलने वाली, एक बहुत ही फास्ट स्प्रेड डिजीज थी विच कैन बी कॉल्ड एज कैटल प्लेग। इसको मवेशी प्लेग भी हम कह सकते हैं। और ये कब फैली? 1890 के दशक में।
ठीक है। फिर है 19वीं सदी के पहले अफ्रीका के समाज की कोई एक विशेषता बताइए। अब ऐसा सब कुछ ये होने से पहले अफ्रीका में क्या था, तो उसमें क्या था, अफ्रीका में बहुत ज्यादा भूमि थी और बहुत कम आबादी थी। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, भूमि और पशुधन की वजह से आजीविका को बनाए रखा और लोगों को कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ी थी। Africa had abundant land and relatively small population. As a result of its land and livestock sustained Africa livelihoods and people really worked for a wage. फिर यूरोप के लोग अफ्रीका की तरफ आकर्षित क्यों हुए, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा तो भूमि थी, सबसे पहला पॉइंट ही, और दूसरा पॉइंट रिसोर्सेज बहुत थे, मिनरल्स बहुत मिलते थे, और वहां पर सस्ता जो है उनको लेबर भी उपलब्ध हो जाता था। तो ये वजह थी कि वो वहां के लिए अट्रैक्ट हुए थे। भूमि, खनिज के विशाल संसाधन, और यूरोप को निर्यात करने के लिए फसलों और खनिजों का उत्पादन करने के लिए प्लांटेशन और बागान वहां लगाना चाहते थे। were attracted to Africa due to its vast resource of land and minerals. They hoped to establish plantation and mines to produce crop and minerals for export to Europe. अगला है गिरमिटिया श्रम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेंचर्ड लेबर। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। इंडेंचर्ड लेबर होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एक तरह का जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से जिसमें समझौता कर लिया गया हो, एक तरह से समझौता श्रम इसको कह सकते हैं, जहां जो मजदूरी करने जा रहा है वो अपने मालिक से एक समझौता करेगा कि आने वाले 5 सालों तक ना मैं अपने घर जाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा, ये मुझे इतने रुपए देंगे और बदले में आने वाले 5 सालों तक जैसा काम करवाएंगे मैं करूंगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मजदूरों का शोषण किया गया, एक्सप्लॉयटेशन भी किया गया था, उसको गिरमिटिया श्रम या इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। 19वीं सदी में भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों के मुख्य गंतव्य क्या थे, व्हाट वर द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ द इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स इन द 19th सेंचुरी। सबसे ज्यादा थे त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में क्यों भारतीय श्रमिकों को गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए जाने के मजबूर किया गया। तो उसके रीजंस हैं, एक तो कुटीर उद्योग बहुत कम हो गए थे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में बहुत ज्यादा हो गया, भूमि के किराए में बहुत वृद्धि हो गई थी, और खदानों और वृक्षारोपण के लिए भूमि को जो है साफ कर दिया गया, मतलब लोगों को वहां से हटा दिया गया था। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड राइज इन लैंड रेंट एंड क्लियरिंग ऑफ लैंड फ्रॉम माइंस फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम बताइए जो भारत से गिरमिटिया श्रमिक प्रवासियों के वंशज है, और इस व्यवस्था को समाप्त कब किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण अगर हम नाम बताएं तो वीएस नायपॉल का नाम ले सकते हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था, शिव नारायण चंद्रपाल, राम नरेश सरवन, इनको कौन बच्चे नहीं जानते, स्पेशली बॉयज जो क्रिकेट देखते हैं वो इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसको जो है 1921 में इस प्रथा को या इंडेंचर्ड लेबर को खत्म कर दिया गया था। कौन सी फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेजों द्वारा चीन को निर्यात की जाती थी, क्या थी वो, अफीम, ओपियम। ठीक है, उससे होता क्या था, अफीम के निर्यात से अर्जित धन का उपयोग चीन से चाय और अन्य आयातों के लिए किया जाता था। The money earned through the export of opium was used to finance tea and other imports from China. अब होम चार्ज क्या थे, होम चार्ज क्या होते हैं, देखो, गृह शुल्क में ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा घर में निजी प्रेषण, भारत के विदेशी ऋण पर ब्याज भुगतान और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। देखो तीनों चीजें, सबसे पहली चीज तो यहाँ से जो भी फायदा होता वो क्या होता था, ब्रिटेन को भेज दिया जाता था, जितना भी फाइनेंशियल जो प्रॉफिट होता था वो सारा ब्रिटेन को भेज दिया जाता था। यहाँ जो काम करते थे जितने भी ब्रिटिश अधिकारी उनकी पेंशन यहीं से जाती थी, और साथ ही साथ ये जो लोन ले रखे थे ब्रिटिशर्स ने उनका ब्याज भी भारत ही भुगतता था, और इस सब के लिए एक चार्ज लिया जाता था जिसको होम चार्ज कहा जाता था। देखो किस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स भारत को। होम चार्जेस इंक्लूडेड प्राइवेट remittances by the British officials and traders, interest payments of India's external debt and pensions of British officials in India. प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले 2 शक्तिखंड या 2 पावर ब्लॉक्स कौन कौन से थे,
सबसे पहला था जो अलाइज ब्लॉक या अलाइड ब्लॉक कहते हैं जिसको, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका था। और एक्सिस पावर्स जो थी या सेंट्रल पावर्स जो थी वो कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध को प्रथम आधुनिक औद्योगिक युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार कोई ऐसा विश्व युद्ध हुआ या ऐसा कोई वॉर टाइम फेस किया गया जिसमें बड़े हद तक मशीन गन्स, टैंक्स और बॉम्ब्स और जो एटॉमिक वेपन्स वगैरह यूज किए गए, केमिकल वेपन्स यूज किए गए। तो ये सब इसी वजह से इसको बहुत जो है लार्ज स्केल वॉर कहा जाता है। डिस्क्राइब वन फीचर ऑफ असेंबली लाइन मेथड। असेंबली लाइन पद्धति की एक विशेषता का वर्णन कीजिए। ये जब हमने हेनरी फोर्ड के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था असेंबली लाइन क्या होता है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसका तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं आपको समझा देती हूँ। असेंबली लाइन क्या होता है, देखो कोई एक चीज को पूरी तरह से एक जगह पर मैन्युफैक्चर करने की बजाय उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उन पार्ट्स को एक जगह लाकर असेंबल कर लिया जाता है। इसको असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या असेंबली लाइन जो है उत्पादन पद्धति कहा जाता है। ये हेनरी फोर्ड ने विकसित की थी और ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि जिस जगह जो चीज अवेलेबल हो रही है उससे रिलेटेड पार्ट्स बना लो और फिर दूसरी जगह ले जाओ। इससे बहुत ज्यादा परिवहन लागत जो है वो कम हो जाती है और भी बहुत फायदे होते हैं। तो इसी को कहा जाता है असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। बड़े पैमाने पर उत्पादन का क्या लाभ होता था? व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन से वस्तुओं की लागत और कीमतें जो है वो कम हो जाती थी। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट्स एंड प्राइस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। महामंदी कब से कब तक थी? 1929 से लेके और 30 तक, या इसमें 80 लिखा हुआ है लेकिन 30 तक थी, 34 कह सकते हो आप, 1929 से लेकर 34 तक या 35 तक। महामंदी का कोई एक कारक बताइए। कृषि अति उत्पादन और गिरती कृषि कीमतें, ठीक है ना, ये दो कारण है। एक तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन एंड फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस वाज वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का भारत पर क्या प्रभाव पड़े? दो प्रभाव बताने हैं। सबसे पहले तो भारत का निर्यात और आयात लगभग आधा हो गया और गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट आई। ये दो एग्जाम्पल दे सकते हैं या दो भारत पे प्रभाव पड़े थे। इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स न्यूली हेल्ड बाय बिटवीन 1928 and 1934 and wheat price to fall by 50%। महामंदी के दौरान भारतीय किसान अपने खर्चे कैसे पूरे करते थे? उन्होंने जमीनें गिरवी रखी, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आभूषण और कीमती धातुओं को बेच दिया। They mortgaged their lands and sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expense। महामंदी शहरी भारत के लिए इतनी ज्यादा गंभीर साबित क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वो उनको सैलरी बेस्ड थे। ज्यादातर शहरों में रहने वाले लोग जॉब करते थे, टर्शरी सेक्टर में थे, तो जो सैलरी बेस है उनको तो सैलरी मिल ही रही है। ये सारी चीजें आपने अभी कोरोना टाइम में जो है फेस की है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह वो जो टाइम था वो भी हमने निकाला था, ठीक है ना। तो वहां भी यही हुआ था कि जो सैलरी बेस्ड लोग थे उनको नुकसान कम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने महामंदी के दौरान भारतीय सोने के निर्यात के बारे में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारतीय सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया है। He thought that Indian gold exports promoted global economic recovery। फिर युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को आकार देने के लिए उत्तरदायी किसी एक कारण का उल्लेख कीजिए। स्टेट एनी वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। युद्धोत्तर क्या होता है? युद्ध के बाद फिर से जब कुछ सही करने की कोशिश की जाती है तो उसको युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कहा जाता है। पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ और यह सबसे बड़ा कारक रहा। नेक्स्ट, एक प्रमुख सबक का वर्णन करें जो अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं ने युद्ध के बीच के आर्थिक अनुभवों से प्राप्त किया। क्या सबक मिला उनको? क्या लेसन मिला? कि ये लेसन मिला कि द गोल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट्स हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड, कैपिटल एंड लेबर। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के पास माल, पूंजी और श्रम के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति हो। तो
Which institutions were established by the Bretton Woods Conference in July 1944 and why? तो दो इंस्टीट्यूशंस बने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक यानी कि बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। ये क्यों हुए थे? ये इन ब्रेटन वुड जुड़वां के रूप में जाने वाले इन संस्थानों को युद्ध के बाद निर्माण के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। These institutions known as Bretton Woods twins were set up to finance post-war construction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे उनको क्या समस्याएं आई? What problems were faced by the independent nations who got independence after Second World War? तो सबसे पहली उनकी समस्या थी गरीबी, पॉवर्टी, दूसरी संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, तीसरी उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो औपनिवेशिक शासन ने, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल खराब कर दी थी। The economies were handicapped by the long period of colonial rule. अधिकांश विकासशील देशों ने खुद को एक समूह के रूप में क्यों गठित किया? किस रूप में क्यों गठित किया? क्योंकि 1950 और 1960 के दशक में ये जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास हुए उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तो उनको गुस्सा आया कि जब पूरी दुनिया डेवलपमेंट कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये ग्रुप बनाया था। Because they did not benefit from the fast growth of Western economies experienced in the 1950s and 1960s, तो इसलिए उन्होंने G77 बनाया था। विनिमय की दरों से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the exchange rate? मैं आपको समझा देती हूँ कि आज हम सब जानते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। आज किसी को भी पूछो कि डॉलर की कीमत क्या है या फिर पौंड की कीमत क्या है, यूरो की कीमत बता देंगे। तो एक किसी देश की किसी भी करेंसी के बदले में किसी देश की दूसरे की देश की करेंसी जिस रेट पर मिलती है उसको एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहा जाता है। स्थिर विनिमय दरों और लचीली विनिमय दरों में क्या अंतर है? जब विनिमय दरें तय होती है तो सरकार उनमें हलचल रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है, और दूसरी ओर क्या होता है, बाजारों और मुद्राओं की मांग आपूर्ति के आधार पर बनती है। यानी एक तरफ गवर्नमेंट फैक्टर होता है और एक तरफ प्राइवेट फैक्टर। तो जो गवर्नमेंट फैक्टर डिसाइड करता है वो स्थिर होती है, वो टेम्परेरी नहीं होती है, वो एस्टैब्लिश्ड होती हैं, और जो बाजार ताकतें तय करती है वो लचीली विनिमय दरें होती हैं। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, प्राचीन काल में राष्ट्रों के बीच अंतर संबंध के 3 स्रोत क्या क्या थे? मेंशन एनी 3 सोर्सेज ऑफ इंटरलिंकेज बिटवीन नेशंस इन एंशिएंट टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड इट टू टेल यू। ये कहना सही है कि मानव समाज निम्नलिखित तरीकों से बहुत ज्यादा परस्पर जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों, तीर्थयात्रियों ने ज्ञान के अवसर और आध्यात्मिकता की पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत दूर की यात्रा की थी। फिर उसके अलावा सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि रोगणों और बीमारियों को भी अपने साथ ले गए, तो वो भी एक लिंक बना। और उसके अलावा 3000 ईस्वी पूर्व के रूप में एक सक्रिय तट व्यापार था, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है पश्चिमी एशिया के साथ जुड़ी हुई थी। So the first link is from ancient times, travelers, traders, priests and pilgrimage traveled vast distance for knowledge, opportunities and spiritual fulfillment or to escape persecution. They carried goods, money, values, skill, ideas, innovations and even germs and disease. The next is as early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West India. इनके एग्जाम्पल अगर हम दे तो जैसे जो कौड़ी शीशल्स जो है मालदीव की मुद्रा थी वो हमें चीन में मिलती है, या मालदीव से उन्होंने चीन और पूर्वी अफ्रीका के लिए अपना रास्ता खोला। अगर हम कीटाणुओं का उदाहरण दें तो 7वीं शताब्दी में देख सकते हैं, 13वीं शताब्दी तक ये एक अचूक कड़ी बन गई थी जिसमें हमने रिंडर पेस्ट पढ़ा, जिनमें हमने स्मॉल पॉक्स पढ़ा, ठीक है ना। 9वीं शताब्दी से पश्चिमी तट में पाए जाने वाले स्मारक पत्थर जो जहाजों की छवियां नियमित रूप से दिखाई देती है वो ये बताती है कि समुद्र में भी बहुत व्यापार होता था।
फिर है भोजन किस तरह से लंबी दूरी के आदान प्रदान के उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाउ फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। सपोर्ट योर आंसर विथ 3 एग्जाम्पल्स। भोजन किस तरह से करता है। सबसे पहला तो यात्रियों और व्यापारियों ने अपनी यात्रा की भूमि में नई फसलें पेश की, यहाँ तक कि दूसरी दुनिया के दूर के हिस्सों में तैयार खाद्य पदार्थ भी समान मूल साझा कर सकते हैं। देखो कोई यहाँ से कहीं और जाता है तो वो अपने भोजन को जरूर मिस करेगा, तो वो थोड़ा बहुत उसके ट्रेसेस लेके जाता है और लोगों को वहां के भोजन के बारे में बताता है। जैसे आप में से कई बच्चे हैं जिनको पिज्जा बहुत पसंद है, कई बच्चे हैं जिनको पास्ता बहुत पसंद है, तो इस तरह से फूड भी ट्रेवल करता है। ठीक है, जैसे नूडल्स ने स्पैगेटी बनने के लिए चीन से पश्चिम की यात्रा की, यानी जिस चीज को चीन में नूडल्स के नाम से जाना जाता है उसको यूरोप में स्पैगेटी के नाम से जाना जाता है ना। अरब व्यापारी जो है वो पास्ता को 5वीं शताब्दी के सिसिली में ले गए, तो अरब से पास्ता कहाँ पहुंचा, सिसिली पहुंचा। इस तरह के खाद्य पदार्थ भारतीयों और जापानी लोगों के लिए जाने जाते थे। अब उनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये तो पक्का है कि ये बहुत दूर चल के गए हैं। उसके अलावा जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटोज, चिलीज और स्वीट पोटैटोज, ये सब भी तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो ये आप पॉइंट बाय पॉइंट इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कि नई फसलें लोगों के जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कैसे पैदा कर सकती है। मतलब कैसे कोई नई फसल आपके यहाँ आई है और वो भी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैसे बन सकती है। कभी कभी नई फसलें गरीब लोगों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए यूरोप में आलू की शुरुआत के साथ गरीबों ने बेहतर खाना खाना शुरू कर दिया और लंबे समय तक जीवित रहे। आयरलैंड में सबसे गरीब किसान आलू पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए कि जब 1840 के दशक के मध्य में बीमारी ने आलू की फसल को नष्ट किया तो सैकड़ों हजारों लोग भूख से मर गए। भूखे बच्चे खेतों में आलू की खुदाई करते थे और जो पहले ही कर चुके होते थे, हजारों लोग काम की तलाश में पलायन कर गए। Sometimes new crops make remarkable differences in the lives of the poor people. For example, with the introduction of potatoes in Europe, the poor began to eat better and live longer. In Ireland, the poorest peasants were so much dependent on potatoes that when diseases destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. Hungry children used to dig for potatoes in the field and they had already been harvested. Thousands of people emigrated in search of work. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी लोगों के आने से पहले अधिकांश अफ्रीकियों के पास मजदूरी के काम करने का एक छोटा कारण था। इसके 3 कारण बताइए। सबसे पहला कारण तो यही था कि अफ्रीका में जो है एडेक्वेट में लैंड था लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम थी, भूमि बहुत ज्यादा थी लेकिन उसकी आबादी बहुत कम थी। दूसरा, भूमि और पशुधन भूमि और पशुधन ने अफ्रीकी आजीविका को बनाए रखा था और लोग शायद ही कभी मजदूरी करते थे। तीसरा, कुछ उपभोक्ता वस्तुएं थी जिन्हें मजदूरी खरीद सकती थी। यदि आपके पास भूमि और पशुधन रखने वाले अफ्रीकी होते तो मजदूरी के लिए काम करने का कोई कारण ही नहीं होता और इसीलिए जो है वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा समृद्ध थे, उन्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारक बताइए। क्या वजह थे कि गिरमिटिया लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े। तो पहला कारण तो ये था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कुटीर उद्योगों में गिरावट आई थी। देखो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना एज इट इज है, मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या मेन जो है कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहला तो कुटीर उद्योगों में गिरावट आई थी, उपभोक्ता कई सारे क्षेत्रों में भूमि लगान बढ़ गया था, खाद्यान्न और वृक्षारोपण के लिए भूमि को मंजूरी दे गई थी और इन सब कारणों ने गरीबों के जीवन को बहुत प्रभावित किया। वो अपना रेंट नहीं दे पाए और उनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ा था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, विश्व बाजार में भारतीय उद्यमियों के योगदान का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपकी बुक में इतना ज्यादा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिया हुआ है। विश्व बाजार के लिए खाद्यान्न और अन्य फसलें उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी।
बड़े बागान बैंकों और बाजारों से पूंजी उधार ले सकते थे। अन्य जैसे कि कई सारे किसानों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, कैसे, जैसे बताया है। शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार जो बैंकर और जूनियर व्यापारी थे, जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यात और कृषि को जो है फाइनेंस किया था। उन्होंने अपनी पूंजी का इस्तेमाल किया और यूरोपीय बैंकों से उधार लिया। उनके पास बहुत दूरी पर धन हस्तांतरित करने की एक परिष्कृत प्रणाली थी, जिसको उन्होंने कॉर्पोरेट संगठन के स्वदेशी रूप में भी विकसित किया था। ठीक है, देयर वर द शिकारपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टू कोट्टई चेट्टियार्स who were bankers and junior traders that financed export agriculture in Central and Southeast Asia, and they used their own capital or borrowed from European bank. They had a sophisticated system to transfer money over large distance. They even developed indigenous forms of corporate organization. उसके अलावा भारतीय व्यापारियों और साहूकारों ने अफ्रीका में भी इसी का अनुसरण किया था। अफ्रीका में भी उन्होंने जिस तरह कॉलोनाइज किया था, भारतीय व्यापारियों ने भी उसी को फॉलो किया। हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने दुनिया भर में व्यस्त बंदरगाहों पर एम्पोरिया की स्थापना की थी। उन्होंने पर्यटकों को स्थानीय और आयातित जिज्ञासाएं बेची, जिनके कारण संख्या सुरक्षित और आरामदायक जहाजी यात्रियों के विकास के कारण बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। प्रथम विश्व युद्ध के में ऐसी क्या विशेषताएं थी जो वो इतना प्रोमिनेंट बन गया था? सबसे पहले तो प्रथम विश्व युद्ध क्या था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो दो देशों के बीच नहीं लड़ा गया था, दो गुटों के बीच, ग्रुप्स के बीच लड़ा गया था। पहली थी अलाइज पावर्स और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। अलाइज पावर में कौन कौन थी, या जिनको फ्रेंड्स कंट्रीज भी कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका। और सेंट्रल पावर्स कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। अब ये एक तो इसका सबसे पहला जिसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है कि ये पहला आधुनिक और औद्योगिक युग था। मतलब ये पहला ऐसा मॉडर्न वॉर था जिसमें मशीन गन्स का यूज हुआ, टैंक्स का यूज हुआ, प्लेन्स का यूज हुआ, साथ ही साथ केमिकल वेपन्स का यूज हुआ। ठीक है ना, तो ये पहला ऐसा युद्ध था, तो ये पहला इसका पॉइंट हम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसको कह सकते हैं पूरी दुनिया भर में सैनिकों की भर्ती। चाहे कोई देश इसमें हिस्सा ले भी नहीं रहा हो, भारत इसमें हिस्सा ले भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को उसमें शामिल किया गया था। फिर तीसरा इसका जो मुख्य विशेषता थी वो था बड़ी संख्या में मृत्यु और इंजरीज। बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे थे प्रथम विश्व युद्ध में। मतलब कल्पना से परे था अब से पहले ऐसी किसी भी तरह की नुकसान को। एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उद्योगों का पुनर्गठन हुआ। युद्ध से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध के लिए पुरुषों के जाते ही समाज को पुनर्गठित किया गया, महिलाओं को कारखानों में काम करना पड़ा और इससे फेमिनिज्म जो है वो इमर्ज हुआ। यानी बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर हम कहें तो ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन पे प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा, हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं पे प्रभाव पड़ा, हमारी जो टेक्निकल जो सिचुएशंस थी उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये प्रथम विश्व युद्ध। तो आपने सारे एस्पेक्ट इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यही एंड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन हमने जो बताए हैं उनसे बाहर नहीं जा पाएंगे कोई भी क्वेश्चन आंसर। तो आप बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन आंसर जो है अगर आप इनमें से याद करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट मार्क्स। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।